अच्छा तो जनाब, अब हमारे पास है पास पेपर्स। तो पास पेपर्स में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 2022 का ही सामने रखा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली आज हम कर रहे हैं पास पेपर्स डाटा रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई, अभी हमारे पास ये सूरत हाल है कि अभी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। उसमें उसने एक मॉडुलस सिचुएशन दी है। मॉडुलस नहीं लगा हुआ, बेसिकली एब्सोल्यूट सिचुएशन उसने ये दी है हमें कि हमारे पास x माइनस का 200 जो है वो 446 के इक्वल है। ठीक है, मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से n की वैल्यू को फिगर आउट करने के यहाँ पे n कितना होगा। अच्छा, मैं तुम्हें एक दो बातें बता रहा हूँ स्टैट्स की, बड़ी लॉजिकल, उसको ज़रा गौर से सुनना और समझना कि उसमें क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिग्मा है यहाँ पे दिया हुआ। ये देखो बेटा, ये जो सिग्मा है ना, ये अंदर जा सकता है मल्टीप्लाई होने के लिए इस टर्म के साथ, लेकिन उसमें भी साइंस होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सिग्मा इनसाइड द सिचुएशन इनसाइड द ब्रैकेट अगर मैं सेंड करता हूँ उसको, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा सिग्मा एक्स। ठीक है, और जब सिग्मा 200 के पास जाएगा तो ये बनेगा सिग्मा 200 इज इक्वल्स टू 446। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो क्या है, ये कि देखो यहाँ पे तो वेरिएबल है जो इस सिग्मा को डिफाइन कर सकता है। सिग्मा एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्स के कॉलम का सम करना है आपको। ठीक है, लेकिन जो सिग्मा 200 है ना, वो कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई डिफाइनिंग पॉइंट नहीं है। तो सिग्मा यहाँ पे एक अकेला वेरिएबल के बगैर तनहा है। तो इस सूरत में ये जो सिग्मा है ये रिप्लेस हो जाता है हमेशा एन के साथ। ठीक है, किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, एन के साथ। तो मैं इसकी जगह पर लिखूंगा सिग्मा एक्स और ये हो जाएगा एन इंटू 200 इज इक्वल्स टू 446। ठीक है, अच्छा ये हमेशा होता है जहाँ पर भी सिग्मा जाएगा, अगर वहाँ पे सिर्फ एक कोई नंबर है, तो वो अकेला नंबर अगर है, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, तो सिग्मा उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा एन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे कैलकुलेट भी एन ही करना है। सिग्मा एक्स की वैल्यू मुझे सवाल में उसने खुद प्रोवाइड की हुई थी, दैट वाज 6846। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 6846 और ये हो जाएगा मेरे पास 200 n इज इक्वल्स टू 446। ठीक है, अब 6846 में से मैं 446 को माइनस करूंगा और 200 n को वहाँ भेज दूंगा। 6 में से 6 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, 8 में 4 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू n। तो n आपके पास बन जाएगा टोटल 32। तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास टोटल कितनी आ गई, 32। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये वाला सवाल हम ऑलरेडी आई गेस कर चुके हैं। हाँ, ये हमने उसका स्टेम एंड लीफ प्लॉट वाला क्वेश्चन है, नहीं हमने किया नहीं है। हमें इसका बॉक्स और विस्कर्स भी बनाना है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे इसका ग्राफ उन्होंने दिया नहीं है हमें, इसका ईयर उन्होंने हमें एटलीस्ट बताया है कि मई जून पेपर, मई जून का पेपर है 2/2। अच्छा, इसमें ग्राफ उसने हमें नहीं दिया है, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम क्वेश्चन डायरेक्टली पिक अगर कर लें तो हमें आसानी हो जाएगी वहाँ से करने में। पापा कैम्ब्रिज ए लेवल्स, मैथ्स में हमारे पास है 9709। 2022 का क्या था, वो मई जून था।
2022 का मई जून है, 5/2 का पेपर है। फाइव टू का पेपर है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये, और ये कितने पेजेस पे आ रहा है? एक ही पेज पे आ रहा है और ये पेज नंबर है 5। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है? इस वक्त क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। उसने आपसे पूछा क्या है? उसने आपसे पूछा ये है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। द बैक टू बैक स्टेम एंड डीप डायग्राम शोज द डायमीटर्स इन द सेंटीमीटर एंड सिलेंड्रिकल पाइप्स बाय ईच ऑफ द टू कंपनीज ए एंड बी, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, उसका डाटा उसने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, इसकी रीडिंग भी उसने बताई हुई है कि 135 का जो मतलब है वो 351 है। ठीक है, तो 351 हो जाएगा। इसी तरीके से 353 का मतलब होगा 3533, वो उसने डिफाइन किया हुआ है। फाइंड द मीटर एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द पाइप प्रोड्यूस बाय कंपनी ए। कंपनी ए में आपको ये बताना है कि मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द पाइप्स जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम मीडियन फिगर आउट कर लेते हैं। मीडियन हमारी सेंट्रल वैल्यू होगी ऑफ द डाटा की। तो सेंट्रल वैल्यू के लिए हमारे पास इस वक्त कितनी वैल्यूज़ हैं? सेंट्रल वैल्यू के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है टोटल 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 19 है ना? 19 का हाफ होगा मेरे पास 8, 9 9 18, 9। 10वीं वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाली वैल्यू मेरा मीडियन है डाटा का। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ मीडियन। ठीक है, तो मीडियन मेरे डाटा का जो आ रहा है इस पर, वो आ रहा है 0.355 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज़ उसने मुझसे पूछी है कि मीडियन के बाद इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए मुझे करना पड़ेगा अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल फिगर आउट कर लेते हैं और अपर क्वार्टाइल फिगर आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास टोटल 9 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का सेंटर 1 2 3, यानी कि 4 वैल्यूज़ होंगी। 1 2 3 4, ये वाली वैल्यू जो होगी वो मेरा कहलाएगी लोअर क्वार्टाइल। और 1 2 3 4, ये वैल्यू मेरा कहलाएगी अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल मेरे पास डाटा का आ रहा है 0.348 सेंटीमीटर और ये आ रहा है 0.366 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ जब मैं आगे बढ़ूँगा तो मुझे चाहिए इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। IQR जो होता है वो हमेशा होता है मेरा अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल जो मेरा डाटा का मुझे उसने दिया हुआ है दैट इज़ एक्जैक्टली 0.366 और ये दिया हुआ है 0.348। तो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए ज़रा और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। कैलकुलेटर अपने पास रखें भाई। क्या आ रहा है आंसर? चैट में मत लिखना प्लीज़, अल्लाह के वास्ते। आंसर बताओ क्या आ रहा है? तो लिख दो फिर चैट में यार।
ये 0.148 लिखा हुआ है ना? 348 लिखा हुआ है। 348, एक मिनट, इसका आ रहा है 0.018। 018, ठीक है। अच्छा, इट इज़ गिवन that the it is given that for the pipes produced by the company B, the lower quartile, median and the upper quartile are 0.346, 352, 370 respectively. उसने साथ बता दिए। अब उसने कहा हुआ ड्रॉ बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट फॉर द कंपनी ए एंड कंपनी बी। अच्छा, अगर देखा जाए तो मेरे पास दोनों कंपनीज के, जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि बॉक्स एंड विस्कस बताते हुए हमें ख्याल रखना पड़ता है मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखा जाए तो सब 30 की कैटेगरीज में है, बस ये 31 है और 38 तक जा रहा है, फिर 41 है, फिर 51 है, फिर 60 है, फिर 70 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से बनाते हैं। अगर मैं 31 यहाँ लेता हूँ, 31 40 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 70 और ये 80 हो जाएगा यहाँ तक। तो हमारे पास डाटा में कहाँ तक है, 80 तक ही है वैल्यूज़, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ले लेते हैं स्केल के ऊपर 0.331 और ये हो जाएगा 0.3 सॉरी 30, ये हो जाएगा 0.340, हो जाएगा 0.350, 0.360, 0.370 और 0.380। ठीक है। अच्छा, काफ़ी एंड तक आ रही है वैल्यू, चलो खैर है, बल्कि नहीं 80 तो नहीं आएगी, तो पीछे ले जाना पड़ेगा स्केल को। अच्छा, जब इस केस में हमारे पास मार्जिन नहीं होता ना, तो फिर हम बॉर्डर्स की तरफ जाते हैं। वैसे बॉर्डर्स कवर नहीं होंगी पूरी, लेकिन बचेगा थोड़ा सा फिर भी। 0.330, 0.340, 0.350, 80। ठीक है, चलो अब मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंपनी ए को बनाते हैं। कंपनी ए में हमारे पास लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल सब कुछ है। कंपनी ए का लोअर क्वार्टाइल था 348, तो 348 जो है वो मेरे पास यहाँ होना चाहिए, इस जगह पे, और वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 366, फिर 355, ठीक है। आउटलायर्स है मेरे पास 334, 334 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद है, और फिर है 374, सॉरी मिनिमम मैक्सिमम आउटलेट्स कह रहा था मैं। ये कंपनी ए का डाटा मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये हो गई कंपनी ए। और कंपनी बी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मीडियन दिया हुआ है उसका 346, सॉरी लोअर क्वार्टाइल है, ये लोअर क्वार्टाइल है 346, मीडियन उसका आ रहा है 352, और उसके बाद है 370, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू है 331, 331 ये आ गई यहाँ पे, और मैक्सिमम है 388, 388। ये हमने कंपनी बी का बॉक्स एंड विस्कर्स बना दिया। ठीक है,
अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मेक वन कंपैरिजन बिटवीन द डायमीटर्स ऑफ द पाइप प्रोड्यूस बाय कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब मुझे बताएं कंपनी ए और कंपनी बी के अंदर क्या आपको लगता है कि आप क्या कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं। क्या कंपैरिजन आपको लग रहा है कि आप इसमें कर सकते हैं पुराने क्वेश्चंस को देख के, जो क्वेश्चंस हमने किए हैं और जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो कंपनी ए और कंपनी बी में मुझे ये डिफरेंस नज़र आ रहा है कि कंपनी बी के पास वाइडर रेंज ऑफ द प्रोडक्शन है और कंपनी ए के पास स्मॉलर रेंज ऑफ प्रोडक्शन है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे पास, मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी ए के अंदर जो आप अगर कहें कि ज़्यादा मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ जो लाई कर रही हैं वो लाई कर रही हैं, कंपनी ए कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ द रोड्स, कंपनी बी कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ द रोड्स, नॉट कंपनी ए। कंपनी ए के पास वैरायटी ऑफ द रोड्स प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ, वैरायटी ऑफ द रोड्स प्रोड्यूस करने के लिए मार्जिन कम है। और इसके हिसाब से मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरे पास जो ज़्यादा प्रोडक्शन है वो कंपनी बी की है बनस्बत कंपनी ए की। क्योंकि आप अगर लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को देखते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये नज़र आ रहा है कि कंपनी ए का मार्जिन छोटा है, वो एक रेंज के अंदर मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं पर एक फिक्स डायमीटर को कवर अप कर रहे हैं। अलबत्ता कंपनी बी का लोअर और अपर क्वार्टाइल का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब ये काफ़ी बड़े पैमाने पे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस रेंज के अंदर दे रहे हैं। तो आपके पास कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो आपके पास कंपनी ए के पास वाइडर रेंज है प्रोडक्शन की, वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्शन इन कंपनी बी, ठीक है। और कंपनी ए की अगर आप बात करें और कोई कंपैरिजन करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी ए हैज़ स्मॉलर रेंज ऑफ diameter of the pipes comparatively कंपनी बी। ठीक है, ये दो मैंने कमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे, इन दोनों में से कोई भी रेंज कोई भी कमेंट आप जो है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट कमेंट्स होंगे। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हम सॉल्व कर रहे थे वो एग्जैक्टली था यहाँ पे। उसमें आई गेस हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी होगी और हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बना के हमें उसमें से कुछ वैल्यूज़ को फिगर आउट करना है। तो अब देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें उसने कहा है ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर दिस कैलकुलेशन और रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं लग रही मुझे, कि मैं हाइट्स चेक कर लूँ पहले सारी क्लासेस की हाइट्स क्या आ रही है। तो ये 20 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, 30 है। इसका मतलब हाइट इक्वल नहीं है। तो हाइट इक्वल नहीं है तो मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करता हूँ तो पहली क्लास 0 से 20 तक थी, दूसरी क्लास मेरी 20 से 30 तक थी, फिर 30 से 40 थी, उसके बाद थी मेरी 40 से 60 और फिर मेरी थी 60 से 90। ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे डाटा में तो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 440 आ रही है, 720 आ रही है, 920 आ रही है, 300 आ रही है और लास्ट वाली 120 आ रही है। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर मैं मार्जिनली अपनी हाइट को कैलकुलेट करूं तो हाइट मेरे पास आ रही है 20, 10, 10, 20 और 30। और मेरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो क्रिएट होगी वो फ्रीक्वेंसी अपॉन हाइट से 440 डिवाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 से 0 कैंसिल और ये 22 हो जाएगी, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा मेरे पास 92 और ये हो जाएगा मेरे पास 15 और ये हो जाएगा मेरे पास 4।
ठीक है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। अब हम ग्राफ को प्लेस कर लेते हैं और ग्राफ को प्लेस करके हम ये देख लेते हैं कि हमें ड्राइंग करनी है वहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली ए लेवल्स के अंदर हमें स्केल नहीं दिया जाता, तो ए स्केल जो होता है वो हमें खुद ही फैसला करना होता है कि स्केल क्या होगा। तो जनाबे वाला स्केल का डिसीजन हमारा होगा। हम इसको रेड से कर लेते हैं ताकि हमारा स्केल थोड़ा सा नोकदार हो जाए। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर हम मार्क करेंगे अपनी क्लासेस को और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ को मार्क करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे जो हमारी क्लासेस हैं वो 0 से 20 और 0 से 90 तक जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 20-20 के बॉक्स भी लेता हूँ, 0 से 20, 40, 60, 80 और ये 100 हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है। और अगर मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, बल्कि नहीं, अगर मैं इसके अलावा कोई स्केल लूँगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगा। हाँ, पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसको तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 10 बॉक्सेस को हम 20 के इक्वल ले लेंगे। और फिर वाई एक्सिस के ऊपर हमें क्या करना होगा, हमें मैक्सिमम जाना है 92 तक और मिनिमम हमारा 4 है। तो 92 तक जाना है अगर हमें, तो अगर हम इसको 10, 20, 30, 40, 50 लेते हैं तो काम नहीं बनेगा। हमें इसे 20, 60, 20, 40, 60, 80, 90 और 100 ही लेना पड़ेगा। दोनों केसेस में हमारे पास स्केल एक जैसा ही आ रहा है। तो अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, इसको देख लें आप। ये मैंने यहाँ ड्रॉ की लाइन, ठीक है, और ये लाइन जो है वो यहाँ ड्रॉ की। अच्छा, अब जब मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो मेरा 20 जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, फिर मेरा 40 जो है वो यहाँ आना चाहिए, 60 यहाँ आना चाहिए, 80 यहाँ आना चाहिए, 90 मेरा यहाँ आना चाहिए। ठीक है, वो मेरा बार्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से मेरा 20 यहाँ पे आएगा, फिर 40 आएगा, फिर मेरे पास 60 आएगा, फिर 80 है, फिर 90 है और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्लेस करना है। तो 0 से 20 तक जो मेरे पास बार है उसकी अगर बात मैं करता हूँ तो वो आ रहा है 22 पे जा रहा है। तो 0 से, अच्छा, अब इसमें जो मैंने स्केल लिया है वाई एक्सिस के ऊपर, वो दो बॉक्सेस पे एक यूनिट कवर अप हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे 22 तक जाना है। तो 22 का मतलब हुआ कि मुझे 20 से ऊपर एक बॉक्स पे जाना होगा, वहाँ मेरा स्केल कंप्लीट हो जाएगा और मैं अपना बार ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, ये बार मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सेम इसी तरीके से अगले वाले में 20 से 30 पे 72 है, तो 20 से 30 पे मैं 72 भी मार्किंग पे जाऊँगा, 60 के बीच 70 होगा और यहाँ पे 72 होगा, ये आएगा बार यहाँ पे। ठीक है, दूसरा बार जो मुझे बनाना है इसके ऊपर, वो मुझे बनाना है एग्जैक्टली 30 से 40 का, और उस पे मेरे पास जाएगा 92 तक। 30 से 40 और 92 आएगा यहाँ पे इस जगह पे। ये वाला बार मेरा यहाँ आ गया। सेम इसी तरीके से फिर मैं 40 से 60 पे 15 का बार बनाऊंगा, 40 से 60 पे हो जाएगा भाई 15, और वो यहाँ पे आएगा इसके मिडल में। और लास्ट वाला बार जो है मेरा 60 से 90 पे 4 हो जाएगा। तो ये दो बॉक्सेस पे जाएगा और ये आ गया 60 से 90 पे 4 का। ठीक है जनाब, ये हमारे पास पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे ये कह रहा है भाई, ही इज आस्किंग फ्रॉम द डाटा the estimated mean of the values of 31.44, calculate
इसको मैं पिक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। इसको यहाँ रखते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ से पिक करते हैं, उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, तो जनाब इसने अगले पार्ट में मुझसे ये कहा है कि फ्रॉम द डाटा द एस्टिमेट द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी इज 31.44, calculate an estimate for of the standard deviation of the time taken to travel to the college. In which class interval does the upper quartile lie? अच्छा, पहले तो उसने सबसे पहले तो उसने एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कह दिया। यार देखो, एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए मुझे एग्जैक्टली मीन उसने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम सारी है कि मेरे पास एक तो एक्स नहीं है, और दूसरी मज़ेदार चीज़ ये है कि मेरे पास उस एक्स स्क्वायर के साथ जो कनेक्टेड कॉलम बनता है वो भी नहीं है। तो मुझे एक्स भी निकालना है और डायरेक्ट बनाना भी है कॉलम, तो मैं उसको डायरेक्ट ही करूँगा। मुझे बेसिकली वैल्यूज़ चाहिए एफ एक्स स्क्वायर की, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट करने के लिए। चूँकि मेरे पास जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये मेरे पास बेसिकली मीन होता है, ठीक है। तो ये मीन तो है मेरे पास डाटा का, लेकिन मेरे पास ये कॉलम नहीं है एफ एक्स स्क्वायर का। तो मैं एफ एक्स स्क्वायर डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। वो डायरेक्ट क्रिएट ऐसे होगा कि आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो एक्स आ जाएगा और उसका स्क्वायर लेके आप एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। 0 से 20 है ना, इसके बीच में आएगा 10। 10 का स्क्वायर होता है 100। जब 100 440 से मल्टीप्लाई होगा तो 440 के साथ 2 जीरोज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा। इसका मिड पॉइंट होगा मेरे पास 25। 25 का स्क्वायर लूँगा और यहाँ पे मैं 720 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ, आप लोग नीचे से करना शुरू कर दें। तुम लोगों को बोला मैंने नीचे से शुरू कर दो कैलकुलेट करना, नीचे से तुम लोगों से कैलकुलेट नहीं हो रहा। डूब के मर जाओ तुम लोग सब के सब। क्या बोल रहे हो हंसला? सर ये समझ नहीं आया क्यों किया भाई। एफ एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो तुम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? समझ में ऐसे आएगा बेटा कि जब जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो उस फॉर्मूले को ज़रा बैठ के सुकून से देखना पड़ता है कि सर ने आज क्लास ली थी, तो उसके बाद उसमें सर ने हमें क्या सिखाया। अब वो अगर देखेंगे नहीं उस पुरानी चीज़ को, तो फिर आगे का तो पता ही नहीं चल सकता ना बच्चे। फिर तो पता ही नहीं होगा कि हम कैलकुलेशन कर क्या रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं। तब तो इसी तरह के सवाल जन्म लेते हैं। एफ एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए होगा तुम्हें कैलकुलेशंस करने के लिए, पूछ रहा हूँ ऐसे ही। तो एफ एक्स स्क्वायर होगा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर एक्स भी नहीं था, तो मुझे उसका कॉलम तो बनाना पड़ेगा। तो आवाज सही आ रही है मुझे? आवाज़ तुम्हारी बहुत दबी दबी सी आ रही है, तुम अपना माइक सही करवा लो। बताओ क्या हुआ? दबी दबी शाला खराब है फिलहाल। हाँ बोलो। ये तो समझ में आ रहा है फिर स्क्वायर क्यों निकालना है। भाई तुम मुझे ये समझ फॉर्मूला नहीं आ रहा बताओ, जो आप कह रहे हैं कि सिग्मा का फॉर्मूला बता दो मुझे। उसका सिग्मा का। सॉरी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता दो मुझे। ये तो मुझे याद है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने किया ना, ये तो रिपीट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, ये समझ नहीं आया ये क्या किया आपने। भाई एक्स स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाना है। तो पहले मैं एक्स निकालूंगा, उसका स्क्वायर लूंगा और एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। सही है। अच्छा, सही सही है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी है, सही है।
फ्रीक्वेंसी का टोटल था हमारे पास 25,100 और माइनस मीन हमारे पास था 31.44 के ऊपर स्क्वायर। तो क्लास बाउंड्री की मिडिल वैल्यू एक्स के बराबर क्लास बाउंड्री की मिडिल वैल्यू। हाँ तो भाई ये तो वही वो लेवल में पढ़ा था ना बेटा, मैंने पढ़ाया भी था तुम्हें, तुम भूल गए वो बात अलग है। मूव ऑन कर लिया मैंने। अच्छा जी 15.2 आ रहा है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, सही। अच्छा जनाब, अब उसके बाद उसने मुझसे पूछा पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए होने के बाद पार्ट बी होने के बाद उसने मुझसे कहा इन विच क्लास डज द अपर क्वार्टाइल लाई। अपर क्वार्टाइल कौन सी क्लास में लाई करेगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके पास है नहीं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जगह थोड़ी सी तंग है लेकिन काम हमारा चल जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी यहाँ पे सी डॉट एफ। तो पहली फ्रीक्वेंसी, ओहो वैल्यूज तो काफ़ी बड़ी हैं। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ नहीं बनाते कॉलम, सी एफ यहाँ पे लिख लेते हैं साथ साथ। पहली फ्रीक्वेंसी 440 होगी। 440 में 440 प्लस 720 अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा 1160 प्लस 920 करेंगे हम तो हो जाएगा 2080 प्लस 300 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2380 प्लस 120 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, अब मुझे क्वार्टाइल लाई करना है कि अपर क्वार्टाइल कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सी क्लास में। तो अपर क्वार्टाइल के लिए यानी कि क्यू यू के लिए मुझे करना पड़ेगा सिग्मा एफ का 75%। ठीक है, तो वो था मेरे पास 2500 का मैंने ले लिया 75%। ये हो जाएगा मेरे पास 187 फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, 1875 का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू होगी 18, क्योंकि 1160 तक जितनी वैल्यूज़ हैं सब इस क्लास को बंद कर देंगी। उसके बाद की जो वैल्यूज़ होंगी सारी इस क्लास में लाई करेंगी। तो मेरे पास जो मेरी अपर क्वार्टाइल की जो क्लास है क्यू यू की, जो मेरी क्लास है वो है एग्जैक्टली 30 से 40 वाली, सही। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद उसने मुझसे पूछा कि जनाब आप मुझे ये बता दें, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड एट अ टाइम टेकन टू ट्रेवल टू द कॉलेज बाय 2 स्टूडेंट्स वर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। One of the student time was recorded 15 instead of 5 and the other time was recorded 65 instead of 75. Without doing any further calculation, state with the reason whether the estimate of the standard deviation in part B would be increase, decrease or stay same. क्या ऐसा करने से हमारा जो ये वाला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ये बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा। अच्छा देखो, अब इसमें मसला क्या है, हाँ वो सेम रहेगा क्योंकि वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ बिलोंग कर रहा होता है। और यहाँ फिर आप अगर किसी चीज़ को निकाल रहे हैं तो आप उसी वैल्यू को डाल भी रहे हैं, मतलब आप क्वांटिटी को आपने बैलेंस किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के चेंज होने का चांस बनता नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा होता है कि मैं कोई वैल्यू सिर्फ निकाल रहा होता तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आ रहे होते। ठीक है, तो ये मेरा एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। अब हमारे पास है अगला सवाल। अगले सवाल में दिया हुआ है टाइम टेकन 10 मिनट्स कंप्लीट अ पजल और ग्राफिक फ्रीक्वेंसी। अब इसने हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दिया एग्जैक्टली, जिसमें से सिर्फ 20th परसेंटाइल को फिगर आउट करना है। तो ये मेरे ख्याल से एक आसान सवाल है और ये टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके आइडेंटिफाई करना है। तो आई गेस हम इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते, कोई ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर और कोई चीज़ हो। इसमें इंटरक्वार्टाइल रेंज आ गई, कैलकुलेट एस्टिमेट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डिस्टेंसेस। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डिस्टेंसेस। अच्छा, अब अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है साथ में और हमें ये भी कैलकुलेट करना है, तो उसका तरीकेकार ये होगा कि पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे हम बनाते हैं ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसका
बाद में बनाएंगे, पहले हम इसका ये कैलकुलेटिव वाला पार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अच्छा, पहले उसने हमें बोला, डाटा दिया उसने कहा कि भाई तुम मुझे इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज बताओ। ये तो ग्राफ से एस्टिमेट करना, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला काम हो जाएगा, पहले वो कर लेते हैं। हमारे पास जो क्लासेस हैं एग्जैक्टली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, वो इस तरह से होंगी कि ये वाली क्लास हमारी 0 से लेकर होगी 200 तक, और फिर उसके बाद हमारे पास है 300, तो वो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी वो होगी 200। इसी तरीके से 300 से लेकर अगली क्लास होगी 500 तक, और फिर वो 900 पे जा रही है, तो ये आ जाएगी 500 पे। इसी तरीके से 900 से लेकर 1200, और ये आ गई 1200 से लेकर 1600। ये हमारी क्लासेस हो गई। उसके बाद हमें चाहिए x, और उसके साथ हमारी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी 16, 46, 88, 122, 134 और 140। उसके साथ हमारे पास है वैल्यूज़ अगली। x निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 100। ये हो जाएगा मेरे पास 250, ये हो जाएगा मेरे पास 400, ये हो जाएगा 9 और 1 10 14 700, और 12 9 21, 100 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2 1050, और 1200 प्लस 1600 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा मेरे पास 1400। ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज़ जो है, मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक कॉलम चाहिए एफ का, जो मैं आसानी से बना लूँगा मल्टीप्लाई करके। इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू ज़्यादा आने वाली है। और एक कॉलम मुझे चाहिए होगा एफ एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो अब मैं ये करता हूँ कि 100 इंटू 16 करूँगा तो ये हो जाएगा 1600, 250 इंटू 46 करूँगा तो ये हो जाएगा 11500, 400 इंटू 88 करूँगा तो ये हो जाएगा 35200, 700 इंटू 122 करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 85400, 1050 इंटू 134 करूँगा तो ये हो जाएगा 140700, और 1400 मल्टीप्लाई बाय 140 करूँगा तो ये हो जाएगा 196000। एफ एक्स स्क्वायर के लिए होगा कि मेरे पास 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो जाएगा 161234, 250 का स्क्वायर इंटू 46, ये हो जाएगा 2875123, 400 का स्क्वायर इंटू 88, 14081234, 700 का स्क्वायर इंटू 85, 700 का स्क्वायर 122, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही। 59781234। बेटा इसका सम कर लो कोई बच्चा एफ एक्स का। एफ एक्स का सम किया किसी ने? कोई कर रहा है सम? सर मैं कर रही हूँ। ठीक है। इतने सारी जीरोस वाली वैल्यूज हैं ये।
क्या होगा अफसा? इतने सारे जीरोस वाली वैल्यूज हैं ये। तो है तो बेटा क्या कर सकते हैं हम? सर आपने केक नहीं खाया क्या? नहीं, मुझे किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि मेरे लिए केक है। मैं समझा मजाक कर रहे हो तुम लोग। मैं 2 स्लाइस लेके आई थी, एक मिस माहीन के लिए और एक आपके लिए। मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया, ना किसी ने बोला। तुम्हें बताना तो चाहिए था, तुम लोग आके अपना लगे हुए थे, तो मैंने कहा पता नहीं शायद मिलने आओगे माहिन नहीं से। तो आप क्लास में चले गए थे, मैं था मिस माहीन दे देंगी आपको। उसने नहीं बताया मुझे। ओह शिट, एक मसला हो गया। हमने सारी कैलकुलेशन गलत कर दी, पता है आपको? बताएं क्यों गलत कर दी? अगर हम 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 नहीं होगा? इसलिए गलत नहीं किया हमने। फिर हमने गलत इस वजह से कर दिया क्योंकि ये सारी की सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये पॉसिबिलिटी थी कि ये हमारे पास 140 था, ठीक है, और ऊपर वाला 16 था। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी कि अगली क्लास 46 की है ना, तो 46 में 16 ऐड हुआ है, तो 46 में से 16 माइनस करूँगा मैं तो कितनी आएगी? 20? नहीं सॉरी, 46 में 6 में 6 गया, 4 में 30। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 है। 88 माइनस 46 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसने सारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की हुई थी। 122 माइनस 88, 34। एक्स की वैल्यूज तो सही निकली हैं, बस ये गड़बड़ हो गई। 134 माइनस 122, 12, और 140 माइनस 134, ये हो जाएगी मेरे पास 6। ये है फ्रीक्वेंसीज, मेरे दिमाग से निकल गया। फ्रीक्वेंसीज हमेशा ना इनिशियल से एक्सट्रीम पे जा रही होती हैं, एक्सट्रीम से बॉटम पे आ रही होती हैं। ये फ्रीक्वेंसीज बढ़ती चली जा रही थी, पर बढ़ती नहीं है फ्रीक्वेंसीज, इतनी नहीं बढ़ जाती कि उसने बोला था कि टोटल 140 चिल्ड्रंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 140 होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 140 नहीं होना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ भी उसने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी था, देखा ही नहीं मैंने, ध्यान नहीं दिया। ये वो गलती है जो बच्चे भी करते हैं। अब ये तो 1600 हो जाएगा, 250 130 ही हो जाएगा, 7500, 16800। अच्छा,
अब डालते हैं इसको मीन के फॉर्मूले में 70700 डिवाइडेड बाय 140 ये हो जाएगा मेरे पास 505 इसका मीन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर मैं काम करूँगा तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के ऊपर होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास है एग्जैक्टली 50405 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हो जाएगा 140 माइनस 505 के ऊपर होल स्क्वायर। बेटा एक दफ़ा सम ज़रा चेक करना दोबारा। सारी वैल्यूज तो सही है। फाइव 5040500 ये वैल्यू भी सही आई। 70700 डिवाइडेड बाय 140 दैट इज 505 डिवाइडेड बाय 140 माइनस 505 का स्क्वायर। हाँ सही है, वैल्यू सारी सही आई थी, कैलकुलेशन रखने में गलती हुई थी। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 324.05, ये मेरा हो गया एस टी। ठीक है भाई, तो हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तक किया है आज, और इसका अभी क्वेश्चन की कुछ चीज़ें बाकी हैं, हमें वो करनी है, अगली क्लास में करेंगे। हम इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करेंगे इस ग्राफ को, और उसके बाद हम आगे जाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी मैं निकाल लूँगा तो वो भी हम करेंगे। वैसे तो हम सारे करते हुए जाएंगे, टोटल ऑलमोस्ट हम एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कल तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं हो सकता है शायद आपकी संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ थर्ड्स की। ठीक है, तो अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।